बेस मेटल्स की शुरुआती तेजी गायब। निकेल 3% से गिरकर निकेल 3% टूटा। कॉपर 780 रुपए के नीचे। एल्यूमिनियम और जिंक में भी 2% तक की गिरावट। निकेल में गिरावट से चांदी पर भी बढ़ा दबाव। चांदी एमसीएक्स पर 64,000 तक फिसली। कॉमेक्स पर चांदी $24 के करीब। सोने में आज बेहद सीमित दायरे में कारोबार। एमसीएक्स पर सोना 47,500 रुपए के ऊपर। कॉमेक्स पर सोना $1,785 के करीब। $85 के नीचे लुढ़का ब्रेंट क्रूड का भाव। 1% से ज्यादा नीचे। एमसीएक्स क्रूड 6,200 रुपए तक फिसला। ग्वार में जबरदस्त रफ्तार। ग्वारगम का वायदा 11,900 रुपए के ऊपर तो ग्वार सीर 6,500 रुपए के करीब पहुंचा। 5% तक का उछाल। नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपको आपके तमाम कमोडिटी से जुड़े हुए सवालों के जवाब देते हैं। साथ ही कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग रणनीति बनाने में हम आपकी मदद भी करते हैं। और आज हमारे साथ 4 खास मेहमान होंगे। हमारे साथ होंगे केडिया कमोडिटी के एमडी अजय केडिया और रवि देवरा होंगे कुंवरजी कमोडिटी से। साथ ही हमारे साथ दिनेश पटेल होंगे जो ऊंझा एपीएमसी मंडी के चेयरमैन हैं। साथ ही संदीप बजोरिया होंगे जो सनविन ग्रुप के सीईओ है। अब चारों ही मेहमानों का कमोडिटी निवेश में स्वागत है। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज कुछ बड़ी खबरें क्या है। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि सवाल पूछने का तरीका क्या है। अगर आप कमोडिटी से जुड़े हुए कोई भी आपके सवाल है तो आप हमारे नंबर 9619873567 पर व्हाट्सएप करके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही हमारे जो सोशल मीडिया के हैंडल है वहाँ भी आप अपने क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं और आपके सभी सवालों के जवाब कमोडिटी निवेश में अगले आधे घंटे तक दिए जाएंगे। चलिए, लेकिन सबसे पहले आज बात होगी क्रूड पाम तेल की, जहां पर मलेशिया में आज रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। 5,200 रिंगिट के पास मलेशिया में क्रूड पाम तेल का भाव पहुंच गया। हालांकि एमसीएक्स पर आज दबाव है। हमारे साथ सनविन ग्रुप के सीईओ संदीप बजोरिया जी हैं। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, किस तरह की तेजी दिख रही है क्रूड पाम तेल में और क्या लग रहा है, और कौन से नए भाव दिखेंगे इंटरनेशनल मार्केट में? संदीप सर। बजोरिया जी, क्रूड पाम तेल इंटरनेशनल मार्केट में लगातार नई तेजी बना रहा है। अब नया रिकॉर्ड बना दिया है। आज 5,200 रिंगिट के ऊपर चला गया। क्या यहाँ जो क्रूड इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती हुई उसका फायदा इंटरनेशनल मार्केट में मिल रहा है? चलिए, वापस से उनके पास जाएंगे। लेकिन जिस तरह की तेजी आई है क्रूड पाम तेल में इंटरनेशनल मार्केट में, हालांकि डोमेस्टिक मार्केट में नहीं है क्योंकि यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी कम की गई है। जो क्रूड पाम तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी, जो बेस इंपोर्ट ड्यूटी है, उसे घटाकर 0% कर दिया गया है। तो उसके बाद से डोमेस्टिक मार्केट पर तो दबाव है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में मांग बढ़ने की उम्मीद है, उसका फायदा उठा रहे हैं। हमारे साथ अजय केडिया जी भी है। केडिया जी, आपको क्या लग रहा है, ये क्रूड पाम तेल की तेजी कहाँ तक जाएगी? नमस्कार विष्णुमोहन जी। नमस्कार सर। जिस ढंग से हमने देखा, पहले भी कहा था कि डोमेस्टिक मार्केट में जो Q4 होता है वो हमेशा काफी स्ट्रांग होता है, क्योंकि ज्यादा करके हम देखते हैं फेस्टिवल डिमांड की कंटिन्यू एक बैक टू बैक डिमांड रहती है। खास करके ये चीज पहले भी देखी गई है, जब भी हमारे यहाँ पे ड्यूटी में अगर कुछ कटौती होती है तो इसका सीधा सीधा फायदा इंटरनेशनल मार्केट में होता है। वही इस बार हमने पाम ऑयल में होते हुए देखा। जैसे हमने यहाँ पे ड्यूटी में कटौती होते हुए देखी, इंटरनेशनल मार्केट तेज हो गया है। साथ में हमने देखा रुपए में जो कमजोरी है वो भी कहीं ना कहीं प्राइजेस को एक सपोर्ट देता हुआ दिखाई दे रहा। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में डिमांड जिस ढंग से पैंडेमिक के बाद रेस्टोरेंट्स और इनमें ओपन अप हो रही है, ये प्राइजेस को कंटिन्यू सपोर्ट करेगा। हालांकि आज थोड़ा बहुत पुल बैक जरूर दिखाया है, बट मुझे लगता है महीने 1.5 महीने की अगर अवधि की बात करें, नो डाउट नवंबर दिसंबर ज्यादा करके हम देखते हैं काफी ऑयल मार्केट में आना चालू हो जाता है। क्योंकि एक तरफ हम नए अराइवल, चाहे सोया ऑयल की बात करें चाहे ग्राउंड नट की बात करें, सभी तेल आने लग जाते हैं। तो सप्लाई भी इंप्रूव होगी बट डिमांड भी इंप्रूव हो रही है। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि जो ऑयल सेक्टर में जो एडिबल में तेजी बन रही है उसका मुख्य कारण है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में जिस ढंग से तेजी बनी हुई 85 के ऊपर ब्रांड ट्रेड कर रहा है, उसका सीधा सीधा असर हम पाम ऑयल पे देखते हैं, क्योंकि एज ए बायोफ्यूल डिमांड बढ़ रही है। तो आई थिंक थोड़ा बहुत पुल बैक मिलता भी है, लेके चलना चाहिए। आने वाले दिनों में मुझे लगता है और तेजी मिल सकती है।
चाहे हम सोया ऑयल की बात करें, चाहे क्रूड पाम ऑयल अक्टूबर वायदे की बात करें तो 1120 के करीब इस वक्त ट्रेड कर रहा है, जो हमें लगता है आने वाले दिनों में 1160 1170 तक का लेवल दिखा देगा। हाँ, नवंबर दिसंबर ठंडी की वजह से डिमांड थोड़ा सा ड्रॉप कर सकती है, ज्यादा करके मस्टर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाता है, बट ओवरऑल मुझे लगता है बाय ऑन ड्रॉप की स्ट्रेटेजी पूरे एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में बनाकर चलनी चाहिए। एडिबल ऑयल पैक में पूरे ही बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी आपको बनानी चाहिए। हमारे साथ संदीप बजोरिया जी भी हैं, सनविन ग्रुप के सीईओ हैं। संदीप जी, स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, यहाँ पर तो इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी गई, लेकिन अब दाम बढ़ रहे हैं मलेशिया में, क्या हो रहा है? ये देखिए, ऐसा है, यहाँ इम्पोर्ट ड्यूटी इतनी घटने से ओरिजिन्स को उसका फायदा पहुंचता है, और उन्होंने $100 दाम पाम में, सोया में, सनफ्लावर में बढ़ा दिए जब से इम्पोर्ट ड्यूटी की रूमर आई है। तो ये हम देख रहे हैं, नेचुरल फिनोमेना वैसा होता है। और लेकिन फिर भी मतलब आज पीक पे जाके मार्केट ने थोड़ा रिएक्शन मारा है, और मार्केट आज 2% नीचे क्लोज हुआ है। तो और इंडियन मार्केट भी उसको फॉलो किया है। तो हमें आज देखना होगा कैसा मार्केट माहौल रहता है शिकागो में, वो हिसाब से आगे का अंदाजा लगेगा। लेकिन मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बुलिश फॉरवर्ड में है। थोड़े थोड़े रिएक्शन करेक्शन आते रहेंगे, लेकिन बुलिश ट्रेंड अभी भी मेंटेन है, ये समझ के चलिए। ओके, तो क्या लग रहा है सर, अगर इंटरनेशनल मार्केट में अगर भाव ऊपर रहेंगे तो फायदा कैसे मिलेगा रिटेल में? रिटेल में फायदा है, आज ₹1.5 किलो मार्केट नीचे है, और वैसे हमने इतने सारे मेजर ले लिए हैं, तो इसका थोड़ा असर तो है, लेकिन हम चाहते हैं उतना असर नहीं है। लेकिन फिर भी आप देखिए तो कीमतें कौन सी चीज की कम है, सभी कमोडिटी, क्रूड, एवरीथिंग इज हाई। तो हमें एडिबल ऑयल ही बहुत सस्ता भी क्या, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इंटरनेशनल से हम 70% इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमको उसके साथ ही जुड़े रहना पड़ेगा। ओके, केडिया जी भी कह रहे हैं कि हर गिरावट पे खरीदारी करें, आपको भी लग रहा है तेजी की उम्मीद है, तो कब तक नरमी संभव आपको लग रहा है, कब तक नरमी आएगी खाने के तेल के मार्केट में? फंडामेंटली तो नरमी फरवरी 2022 ऑनवर्ड से आ सकती है। जब तक मार्केट थोड़ा सा इसी तरह से चलेगा, बुलिश फॉरवर्ड में रहेगा, थोड़े थोड़े करेक्शन होते रहेंगे। ओके, शुक्रिया बजोरिया साहब, आपने वक्त निकाला और तेल तिलहन मार्केट का पूरा आउटलुक समझाया। रवि जी, आपको वायदा बाजार में क्या लग रहा है, तेल तिलहन मार्केट में कुछ पसंद आ रहा है, कहाँ तेजी की उम्मीद लग रही है और कहाँ मंदी की? डेफिनेटली आगे फंडामेंटल काफी अच्छी तरह डिस्कस किए अजय जी ने एज वेल एज सनविन ग्रुप से, बट यस फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है। अभी सीजनलिटी प्ले, काफी फेस्टिविटी प्ले काफी सपोर्ट कर रहा है डोमेस्टिक प्राइसेस में, एज वेल एज जब इंडिया ने ड्यूटी कट किया तब मलेशिया एंड इंडोनेशिया दोनों के स्पॉट प्रीमियम्स काफी हाई हो चुके थे। तभी पता था कि एक नया हाई लगेगा मलेशिया में, और वो लग चुका है। पर्टिकुलर देखे तो मलेशिया से भी हम इंपोर्ट करते हैं, इंडोनेशिया से भी हम इंपोर्ट करते हैं, बट इंपोर्ट प्राइस जो डोमेस्टिक मेजर्स लिए गए उसका कुछ भी इम्पैक्ट शायद आगे जाके इंडिया को नहीं मिलेगा पॉजिटिव साइड, क्योंकि जब इंडिया ने ड्यूटी कट किया तब तक सीपीओ में ग्लोबल प्राइसेस में इतना बढ़ोतरी आया है कि अब प्राइसेस वो 1000 के नीचे नहीं आ रहे। तो मेरा मानना है कि टिल फरवरी प्राइसेस तेज रहने चाहिए। अभी बात करें तो इंडियन फेस्टिविटी है, उसके बाद जैसे ही क्रिसमस नजदीक आएगा, यूरोप और यूएस की डिमांड रहेगी, उसके बाद चाइनीज लूनार है, तो तब तक लूनार जब तक खत्म नहीं होते तब तक आई थिंक ये पॉजिटिविटी बनी रहेगी। बाद में थोड़ा फरवरी के बाद थोड़ा एज यूजुअल करेक्शन आता है, क्योंकि जैसे ही विंटर अपने चरम पे होता है तब उसमें एक गिरावट आती है सीपीओ के प्राइसेस में। तो मेरा ये मानना है कि शॉर्ट टर्म के लिए अगर डाउन साइड को आपको 1100 के लेवल मिल जाए, ये खरीद का मौका है। 1070 का स्टॉप लॉस लगा है, और आगे जाके मेरा मानना है कि 1180 1170 तक के प्राइसेस आपको शॉर्ट टर्म में दिखने जाए, तो वहां पे एक बार मुनाफा वसूली कर ले। ओके, तो ये आउटलुक है इनका खाने के तेल के मार्केट को लेकर। चलिए, लेकिन एक और काउंटर है जीरा, जहां पर भी तेज़ी दिख रही है। जिस तरह से एक्सपोर्ट्स के नंबर आ रहे हैं और उम्मीद भी यही है कि आने वाले समय भी एक्सपोर्ट्स मजबूत रहेंगे। केडिया जी, आपको क्या लग रहा है कि जीरे में तेज़ी बनी रहेगी या बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं है, एक रेंज में ही घूमेगा, 14,500 से 15,100 200 के आसपास ही रहेगा जीरा? प्राइस पैक की बात करें तो पूरे एग्री में जो रैली आई है उतनी स्पाइसेस में आई नहीं, खास करके जीरे और धनिया की बात करें तो एज ऑफ नाउ मुझे लगता है जिस ढंग से फेस्टिव डिमांड है, डोमेस्टिक डिमांड धीरे धीरे अक्टूबर नवंबर में इंप्रूव होगी, बट ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ बड़ा ब्रेकआउट इमीडिएटली आए। हमें लगता है दिसंबर 10-12 तारीख के बाद धीरे धीरे डोमेस्टिक डिमांड भी पीक पे रहेगी, और साथ में इंटरनेशनल डिमांड या एक्सपोर्ट डिमांड और बढ़ती हुई दिखाई देगी, वो मार्केट को ट्रिगर करेगा। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि प्राइजेस 14,200 से लेकर 15,200 का जो ब्रॉडर रेंज है इसी में ट्रेड करेगा। अगर प्राइस ज्यादा बढ़ती है तो अभी सोइंग का पीरियड सामने है, यहाँ पे कुछ चेंजेस आते हुए दिखेंगे पैटर्न में। अदरवाइज हमें लगता है कि इस बार अदर क्रॉप्स के अंदर फार्मर का रुझान ज्यादा रहेगा। तो टाइमिंग मुझे लगता है जीरे में तेजी जरूर है,
बट अपसाइड थोड़ा कैप रहेगा। लॉन्ग टर्म अगर हम 2-3 महीने की बात करें तो डेफिनेटली प्राइजेस 17-18 हजार का भी लेवल दिखा दे, बट टाइमिंग मार्केट एक रेंज में रहेगा, 15 हजार के ऊपर जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। ओके, यानी जो मीडियम रेंज है, शॉर्ट टर्म रेंज है, वो 15,000 के आसपास ही दिखेगा भाव, लेकिन अगर आप बहुत लंबी अवधि के लिए अगर वेट कर सकते हो तो 17-18 हज़ार भी दिख सकता है। हमारे साथ एपीएमसी ऊंझा से के चेयरमैन दिनेश पटेल साहब है। दिनेश जी, स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर। ग्राउंड पर क्या रिपोर्ट है जीरे को लेकर? एक्चुअली जीरे में इस साल बारिश अच्छी थी और सोइंग के लिए जो वेदर भी अच्छा था, तो करीबन 85 लाख बैग का प्रोडक्शन हुआ था लास्ट ईयर, और करीबन 15 लाख बैग का कैरी फॉरवर्ड था। मतलब कि 1 करोड़ बैग के आसपास पूरा स्टॉक था इस साल के लिए। उसमें से 30 से 35 लाख बोरी तो यहाँ डोमेस्टिक कंजम्पशन होता है। करीबन 50 लाख बोरी के आसपास का एक्सपोर्ट। इस साल भी लास्ट ईयर 2.82 मेट्रिक टन हुआ था, लाख मेट्रिक टन हुआ था। इस बार भी 2.5 लाख मेट्रिक टन का एक्सपोर्ट होगा, यही उम्मीद है। इसे टोटल मिलाए तो 85 लाख बैग का टोटल कंजम्पशन होगा इस साल। ये सब देखते हुए यदि इस साल जैसे दूसरी कमोडिटी का भाव ऊंचा है तो जीरे में सोइंग कम होने की गुंजाइश है। इसकी वजह से प्राइस में इजाफा होगा, ये नक्की है। जीरे की बुआई कम होने की संभावना है, इससे प्राइस बढ़ने। तो प्राइस आपको क्या लग रहा है, क्या सेंस मिल रहा है सर, कहां तक जाएगा भाव में? ये जैसे आपने बताया कि अभी 150 के आसपास जो चल रहा है, वो यहाँ से 180 के आसपास जाने की उम्मीद है। 180, तो यानी काफी। तो कितने समय में, क्या कोई टाइम फ्रेम है सर उसका? बिल्कुल, देखो ये अभी ये स्विंग पीरियड है, लेकिन मानसून की वजह से स्विंग में थोड़ा डिले हो गया है। अभी स्विंग का पूरा रिपोर्ट आ जाएगा तो आफ्टर दिवाली के बाद इसमें इजाफा होने की पूरी उम्मीद है। सर, अभी अराइवल की क्या स्थिति है आपके मंडी में, एपीएमसी में ऊंझा में? ये भाव नीचा है, तो ये भाव में फार्मर भी बेचने के लिए इतना तैयार नहीं है। तो अराइवल हर रोज समझो कि 5 से 7 हजार बैग का ही रहता है, ज्यादा अराइवल नहीं है। यानी अराइवल कम है, लेकिन नए आंकड़े जब आएंगे तो दिवाली के बाद और स्थिति साफ होगी, और इनको भी लग रहा है, दिनेश जी को भी, कि आगे तेजी की संभावना बनी हुई है। शुक्रिया दिनेश जी, आपने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए। आपसे आगे भी दिवाली के बाद फिर से बात होगी और जीरे के मार्केट का आउटलुक लेंगे। चलिए रवि जी, जीरे पर और पूरे स्पाइसेस काउंटर पर आपका कॉल क्या है, क्या करना चाहिए? जब एज यूजुअल गुजरात में ट्रेंड रहा है कि दीपावली के पहले 15 दिन जो मार्केट के अराइवल से वो काफी थीन हो जाती है, एंड इसी हिसाब से देखें तो जीरे में जैसे आगे भी ऊंझा से जो पटेल जी जुड़े थे उन्होंने बताया 5000 बैग्स पर डे के अराइवल्स है, तो वो काफी लिमिटेड अराइवल्स है, तो उसका एक प्रेशर में। सेकंड जो प्राइसेस है, ये प्राइसेस पे थोड़ा बहुत यहाँ से क्रॉप डाइवर्ट का भी एक खतरा रहता है, क्योंकि फार्मर से वो वेट ज्यादा प्रेफर करेंगे, अदर पल्सेस में ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि ये प्राइसेस पे फार्मर्स नहीं चाहेंगे कि वो जीरा करे। और जो भी मॉइस्चर है अभी लैंड में, वो मॉइस्चर भी ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि शायद ये डिले हो सकता है सोइंग में। तो ऐसा इंडिकेशन है कि अभी शॉर्ट टर्म में बाय एंड डिप्स का स्ट्रेटेजी आप रख सकते हो। 14,000 का बेस बना के जीरा चल सकता है। आगे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि दीपावली के बाद जैसे ही नई सीजन मंडियां ओपन होगी, उसके बाद एक बार 16,000 तक के प्राइसेस जाने चाहिए। उसके अलावा स्पाइसेस में मैं टर्मरिक पे बुलिश हूँ। जब तक 7,000 का बेस यहाँ पे सस्टेन है, ये प्राइसेस आगे 7,800 तक जा सकते हैं। तो पूरे स्पाइसेस कॉम्प्लेक्स में मेरा ये मानना है कि टर्मरिक एंड जीरा आउट परफॉर्म कर सकता है। शायद थोड़ा आपको रुकना पड़े, दीपावली के बाद ये प्राइसेस आपको आराम से दिख सकते हैं। दिवाली के बाद ये प्राइस दिख सकते हैं। चलिए कुछ सवाल जवाब ले लेते हैं। हमारे पहले कॉलर है प्रशांत है रांची से। ये इन्होंने सिल्वर मिनी लिया है, 65,980 रुपये पे इनकी बाइंग है। केडिया जी, क्या लग रहा है 65,000? 2 दिन से ये हमारे तीसरी वाली बार इन्होंने अपने सवाल भेजे हैं, दोनों बार इनको अच्छी कमाई हुई है ईटी नाउ स्वदेश देखकर, और 65,980 पे खरीदा है सिल्वर मिनी। अब क्या करिए, तीसरी कॉल है सर। विजय जी, मुझे लगता है कि सोने चांदी में हमने पिछले हफ्ते अच्छी खासी गिरावट देखी थी, बट अब मार्केट उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। नो डाउट कल के सेशन में भी हमने अच्छी तेजी देखी, बट कहीं ना कहीं हाई साइड पे प्रॉफिट बुकिंग आ रही। बट अगर चांदी की बात करें तो मुझे लगता है जो दायरा है वो 64,500 से लेकर 66,200 का एक दायरा बना हुआ है। शाम को अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा आने और डॉलर पे अभी भी प्रेशर कंटिन्यू बना हुआ है,
और अगर गोल्ड सिल्वर रेशियो के हिसाब से भी देखें तो चांदी आउट परफॉर्म करती हुई दिखाई दी। तो आई थिंक शाम के सेशन में इनको मौका मिलेगा, जो करीबन 65,800 से 66,200 तक का एक जंप मिलता है, वहां पे इनको एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। बट ध्यान रखिए, ऑलरेडी हमने काफी बड़ा लीप चांदी में आते हुए देखा है और ऐसे कोई बड़े ट्रिगर्स नहीं है जो इमीडिएटली 66,000 66,200 का लेवल तोड़ के होल्ड कर जाए। तो आई थिंक कि आज की जो तेजी मिलेगी शाम को यूएस का डेटा आने पे, वहां पे इनको प्रॉफिट बुक करके एक बार निकल जाना चाहिए। ओके, अगर आज के डेटा के हिसाब से आपको प्रॉफिट बुक करने का मौका देखना चाहिए, इसलिए कि पिछले कई सेशन से ये अच्छी तेजी दिखा चुकी है चांदी, तो हो सकता है कि आप वापस नुकसान हो जाए, तो कोशिश करें आज निकलने की कोशिश करें, जो भी मिले वहाँ से निकलने की कोशिश करें। अगले कॉलर भी हमारे साथ चांदी पे ही है, कोमल है दिल्ली से। इन्होंने 3 लॉट चांदी 64,800 रुपये में लॉन्ग कर रखा है। रवि जी, क्या लग रहा है आपका व्यू चांदी पर? डेफिनेटली लास्ट कॉलर से ये जो कॉलर है उसका इन द मनी पोजीशन पे है। डेफिनेटली अच्छी पोजीशन अच्छे प्राइस पे आपने क्रिएट किए। आई थिंक आपको 65,200 का एक स्टॉप लॉस लगा कि आपकी पोजीशन में होल्ड करना चाहिए। मेरा मानना है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के नंबर्स के बाद थोड़ा बहुत उछाल वहां पे प्राइसेस पे दिख सकता है। एक रेस्टिव फैक्टर है जो फोकस में रखे, वो है बॉन्ड यील्ड्स। अगर ये बॉन्ड यील्ड जो अभी 1.65 चल रहे हैं यूएस के 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, ये अगर 1.7 को क्रॉस किया तो आई थिंक गोल्ड सिल्वर दोनों में थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी रहेगा। तो मेरा ये मानना है कि आप प्रॉफिट में 65,200 का स्टॉप लॉस लगा के आपकी पोजीशन कैरी करें और करीबन 66,200 के करीब एक बार आपकी मुनाफा वसूली कर लें। ओके, यानी 66,200 के आसपास मुनाफा वसूली की सलाह है। अगले कॉलर आकाश है, इन्होंने एनजी बेच रखा है, लेवल है 382 रुपये 20 पैसे। अजय जी, क्या सही कॉल है? सेल कर रखा है इन्होंने 382 पे 382.2 पे। हाँ देखिए विश्वनाथ जी, मेरी सलाह रहेगी अगर कोई छोटे ट्रेडर्स है तो उनको अवॉइड करना चाहिए नेचुरल गैस में, बिकॉज वॉलिटिलिटी पिछले कुछ दिनों में काफी ज्यादा हो गई। एक एक दिन में हम 15 से 18 रुपए की तेजी मंदी देख रहे हैं। आज शाम को नेचुरल गैस में 15 से 20 रुपए की तेजी मंदी हम इंट्राडे में देख पा रहे हैं। आज शाम को इन्वेंट्री का डेटा है जो 87 बीसीएफ आने की उम्मीद है, जिसका मतलब है इन्वेंट्री बढ़कर आ रही है, और इन्वेंट्री अगर बढ़ के आती है तो उसका कहीं ना कहीं एक नेगेटिव असर प्राइजेस पे पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो मेरी सलाह रहेगी अगर इनकी लॉन्ग है तो एक बार निकल जाइए। नीचे में टाइमिंग 370 तक का लेवल दिखा सकता है, उसके ज्यादा फॉल नहीं दिख रहा है क्योंकि आगे विंटर भी है जो प्राइजेस को सपोर्ट करेगी। बट टाइमिंग आज मुझे लगता है कि एक बार प्राइजेस 368 से 370 का एक डिप लगाने के बाद मार्केट में फिर से सपोर्ट मिलेगा। तो बेटर है अगर लॉन्ग पोजीशन है तो निकल जाइए। नीचे में 370 तक का लेवल एक बार देखने में मिल सकता है। ओके, इन्होंने शॉर्ट कर रखा था केडिया जी, तो इनकी सलाह यही है कि 370 368 के आसपास आप निकलने की कोशिश करें, क्योंकि वापस वहां सपोर्ट लेगा और फिर से रिकवरी आ जाएगी। क्योंकि ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है पूरे नेचुरल गैस मार्केट का, वो ट्रेंड पॉजिटिव है, इसलिए शॉर्ट की पोजीशन से बचे। और अभी आप प्रॉफिट में ही हैं तो निकलने की कोशिश करें 370 के आसपास। आज बेस मेटल्स के काउंटर में जबरदस्त गिरावट दिख रही है। रवि, क्या लग रहा है, बेस मेटल्स में गिरावट बढ़ेगी या ये बाइंग का एक मौका दे रहा है? बेस मेटल में माहौल काफी सिलेक्टिव है, क्योंकि वहां पे जो 2 दिन से बात करें तो थोड़ा रेस्टिव मोमेंटम है। आज भी सुबह अच्छा ओपन हुआ था, गैप अप ओपन हुआ था, बट चाइना की ओर से जहां भी कमेंट निकल के आते हैं तब उसमें प्रेशर बन जाता है। चाइना के मैक्रो देखे या यूएस के लास्ट हाउसिंग के डेटा देखे या आज अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की एक्सपेक्टेशन, सारा अभी एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ा ये रेस्टिव मोमेंटम बना रहेगा। हालांकि कमोडिटी स्पेसिफिक रहना चाहिए। मेरा ये मानना है कि लीड में ये प्रेशर आगे जारी रह सकता है। 187 के टारगेट के आप शॉर्ट करके चल सकते हैं 194 के स्टॉप लॉस के साथ। तो आई थिंक यहाँ से 3 से 4 पॉइंट की और गिरावट आपको लीड में देखने को मिल सकती है। थोड़ी बहुत यहाँ से गिरावट आए तो मुझे निकल पसंद है। निकल में इन्वेंटरी शॉर्टेज का काफी बड़ा इश्यू है। दूसरी जो कमोडिटीज का परफॉर्मेंस हम पीएफ देखे लास्ट 6 मंथ का, तो थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस निकल के प्राइसेस ने किया है, पर आगे जाके जो ईवी का प्ले है वो काफी बड़ा है। तो मुझे लग रहा है कि निकल में बाइंग डिप्स का स्ट्रेटेजी रखे 1570 के करीब 1555 स्टॉप लॉस के साथ। मेरा यह मानना है फिर से 1630 1640 के प्राइसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो लीड शॉर्ट करके वही निकल खरीद करके आप बेस मेटल में स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। ओके, तो इनकी सलाह बिल्कुल साफ है। लेड को आपको बेचना है 191.6 के आसपास उन्होंने बेचने की सलाह दी है, और नीचे की तरफ 187 का टारगेट दिया है लेड का, और 194 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। और बाई ऑन डिप की सलाह है निकेल में। निकेल को आप खरीदें 1630 1640 के लेवल वापस से दिख सकते हैं। जो जिस तरह के डिमांड आउटलुक है निकेल को लेकर, उसका यहाँ पर फायदा मिलेगा निकेल को। निकेल में तेजी आ सकती है। केरिया जी, इस गिरावट में क्या करना चाहिए बेस मेटल्स में? पूरे पैक में अभी काफी गिरावट है, 2 से 3% की गिरावट दिख रही है।
देखिए विजय, मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जैसे हमने पहले उम्मीद की थी कि कॉपर, जिंक, निकल, लेड, एल्यूमिनियम सभी में हम एक अच्छी खासी रैली देखेंगे, ऐसी रैली हमने आते हुए देखी है। टाइमिंग अनसर्टेनिटी थोड़ी बनी हुई है पावर सप्लाई को लेकर, लेकिन मुझे लगता है सप्लाई शॉर्टेज रहेगी अगले साल। चाइना में विंटर ओलंपिक्स है, तो उसको देखते हुए चाइना ने ऑलरेडी जो स्मेल्टर्स को कट डाउन के लिए बोला प्रोडक्शन का, इसका सीधा सीधा असर पॉजिटिव पड़ेगा प्राइजेस पे। नो डाउट हमने बड़ी रैली देख चुके हैं, तो मोमेंटम भी बड़ा रहेगा, 10-20 रुपए की तेजी मंदी कॉपर जैसे आइटम में होती रहेगी। बट 776 के करीब मिले कॉपर लेके चलिए, वापस 790 का लेवल मिलेगा। बट आउट ऑफ ऑल आई थिंक जिंक ने, हमने पहले भी कहा था कि 240 से 300 का टारगेट रहेगा, और अभी भी हमको लगता है कि शॉर्ट टर्म में वापस 300 रिकवर हो जाएगा। बट अगर हम लोग महीने 1.5 महीने की बात करें, तो आई थिंक जिंक 340 तक का लेवल दिखा सकता है, क्योंकि सप्लाई साइड काफी शॉर्ट है और डिमांड कंटिन्यू बनी हुई है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि थोड़ा सा पोजीशंस कम रखिए वॉलिटिलिटी की वजह से। बट इन ऑल अगर हम अगले 1-1.5-2 महीने की बात करें, तो आई एम वेरी मच बुलिश ऑन बेस मेटल। नो डाउट प्राइजेस काफी बढ़ चुके जरूर है, बट बिना मेटल के इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं हो सकती। तो आई थिंक बाय ऑन ड्रॉप ही रहेगा, सेल से अवॉइड कीजिए, थोड़ा बहुत वॉलिटिलिटी मेंटेन रहेगी मार्केट में। यानी खेड़िया जी की भी राय बिल्कुल साफ है। उनका मानना है कि जो डिमांड है वो बनी रहेगी, भले ही अभी यहाँ पे गिरावट आई है, लेकिन इस गिरावट को खरीदारी के मौके के तौर पे देखे। और इन्होंने जो 2 पिक दी है वो है कॉपर, 790 के टारगेट के लिए आप खरीद सकते हैं, 776 के आसपास। और जिंक में भी इनकी खरीदारी की राय है, पहला टारगेट है 304, और मीडियम टर्म में 330-340 तक के लेवल भी आपको जिंक में आने वाले समय में दिख सकते हैं। चलिए, गोल्ड आज काफ़ी टाइट रेंज में कारोबार कर रहा है। रवि, क्या लग रहा है? 47,500 के आसपास ही घूम रहा है हल्की तेजी के साथ। क्या आज खरीदने का मौका है क्या गोल्ड? डेफिनेटली गोल्ड एक रेंज बाउंड है एज वेल एज देखे तो जब गोल्ड ने रिसेंट पास में जब ग्लोबल अनसर्टनिटी आई है तब उसने आउट परफॉर्म किया है। तो मेरा यह मानना है कि गोल्ड का जो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है उसमें 47,480 के करीब एक बार बाय का कॉल लेना चाहिए। 47,980 का मेरा टारगेट रहेगा, 47,200 के स्टॉप लॉस के साथ ये स्ट्रेटेजी बनानी है। जो डॉलर इंडेक्स में दबाव है वो भी एक अच्छा सपोर्टिव फैक्टर है। और कंपेरेटिव अगर हम असेट क्लासेस देखें, उसमें क्रूड को कंपेयर करें या बेस मेटल्स को कंपेयर करें, इक्विटीज को कंपेयर करें, ये कमोडिटीज ने सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्म किया है। एंड अभी जो फैक्टर्स धीरे धीरे नए डेवलपमेंट्स है, वो डेवलपमेंट अभी थोड़ा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कॉशियसनेस इंडिकेट कर रहे हैं, और इन्फ्लेशन भी काफी बढ़ रहा है। तो ये सारे रेशनल्स है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में गोल्ड के प्राइसेस अच्छे एंड पॉजिटिव टेरिटरी में रहने चाहिए। यानी 47,980 के टारगेट के लिए आप गोल्ड को यहाँ से खरीद सकते हैं। अभी एक सवाल आया है राहुल का, ये आज इंट्राडे के लिए, आज शाम के सत्र में जो समय बचे हुए 6-7 घंटे का, अजय जी कोई एक ट्रेड इनको चाहिए, कहाँ पे क्या खरीदे या क्या बेचे? एक बढ़िया ट्रेड इनके लिए बता दीजिए। बिल्कुल, मुझे लगता है कि आज सेफ साइड जो रहेगा वो गोल्ड रहेगा। गोल्ड के अंदर आप 47,500 का लेवल ब्रिज करने पे आप बाय करके चलिए, जो ऊपर में 47,750 तक का लेवल दिखा सकता है। अगले कॉलर है आमिर खान, है भोपाल से हैं। इनका सवाल है एनजी पे, ये जानना चाह रहे हैं कि एनजी में क्या करें अभी फिलहाल करंट लेवल पे। रवि, आपकी सलाह एनजी पे? इन्वेंटरीज के डेटा है, तो मेरे हिसाब से अगर आपको जल्दी नहीं है तो एक बार इन्वेंटरीज के डेटा देख ले एंड इसके बाद नया ट्रेड करे। अभी जो एक्सपेक्टेशंस के ऊपर अगर आपको कोई ट्रेड लेना है तो मेरे हिसाब से सेल का इमीडिएट ट्रेड लेना अच्छा एक स्ट्रेटेजी हो सकता है। जैसे आगे अजय जी ने भी बताया, इन्वेंटरीज के बाद थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली का प्रेशर वहां पे दिख सकता है। लेवल स्पेसिफिक बात करें तो 407, 406 के करीब एक बार सेल की स्ट्रेटेजी 410 के स्टॉप लॉस के साथ बनानी चाहिए। मेरा यह मानना है कि लिमिटेड डाउन साइड 390 तक आपको इवनिंग में इन्वेंटरीज के बाद दिख सकते हैं, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के करें। अगर सेफ ट्रेड लेना है तो इन्वेंटरी की बात करें, अदरवाइज 410 के स्टॉप लॉस के साथ सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी यहाँ पे बन रहा है। ओके, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी बनानी है। और केडिया जी ने भी कहा था कि नीचे की तरफ 370 तक नेचुरल गैस जा सकता है। शुक्रिया अजय केडिया जी आपका और रवि आपका, आप दोनों ने वक्त निकाला और बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी दर्शकों के दिए और दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब आप लोगों ने हल किए। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए 18 हाउस स्वदेश के साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे मनी मंत्र। नमस्कार।